नमस्कार बच्चों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल विपिन वर्मा साइकोलॉजी में। बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टॉप 10 सवाल जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के महत्वपूर्ण सवाल हैं, उन पर हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन को पढ़ेंगे, चारों ऑप्शन डिस्कस करेंगे, सही ऑप्शन बताएंगे और उनकी टेक्निकल टर्मिनोलॉजी को भी हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन पेपर का सॉफ्ट कॉपी का डिस्क्रिप्शन जो लिंक है वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे देंगे, तो पेपर की सॉफ्ट कॉपी भी वहां से डाउनलोड कर पाओगे। तो क्वेश्चन लेते हैं फर्स्ट। पहला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 1 है कि प्रातःकालीन प्रार्थना सभा का उद्देश्य क्या होता है। प्रातःकालीन प्रार्थना सभा का उद्देश्य क्या होता है। प्रातःकालीन जो स्कूलों में प्रार्थना होती है उसका उद्देश्य क्या होता है। ऑप्शन नंबर 1 है ईश्वर को धन्यवाद कहना। ऑप्शन नंबर 2 है कि बच्चों के अंदर नैतिकता का विकास करना। ऑप्शन नंबर 3 होता है उस दिन को शुरू करना। और चौथा ऑप्शन है कि बच्चों में सामाजिकता का विकास करना। अब आसान सा सवाल है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के चैप्टर नंबर 4 पेज नंबर 110 पर पढ़ोगे तो प्रातःकालीन प्रार्थना सभा के बारे में बताया गया है। प्रातःकालीन प्रार्थना सभा का उद्देश्य उस दिन को शुरू या तैयार करने से संबंधित होता है। क्यों? क्योंकि प्रातःकालीन प्रार्थना सभा इसीलिए कराई जाती है कि पूरे दिन होने वाली गतिविधियों को सिस्टमेटिक कर लिया जाए, सूचनाओं को उन जगहों पर लगा दिया जाए या चप्सा कर दिया जाए जहां से विद्यार्थी और शिक्षक गुजरते हैं। जब जिस समय असेंबली हो रही होती है उस समय ना कोई ऑफिस में होता है, ना लाइब्रेरी में होता है, ना लेबोरेटरी में, सब परीक्षा या असेंबली हॉल में, सब प्रार्थना सभा या असेंबली हॉल में होते हैं। तो ध्यान रहे, साफ सफाई और अरेंजमेंट करने वाले लोगों को समय मिल जाता है ताकि चीजों को उचित स्थानों पर रख देते हैं और उस प्रत्येक बच्चे के अंदर या प्रत्येक बच्चे के लिए संदेश होता है कि जो चीजें जहां पर रखी गई हैं उनको सिस्टमेटिक तरीके से वहीं पर रखा जाना चाहिए। कोई यात्रा वृतांत सुनाना है या कोई सपोज दैट टीचर कहीं कोई मोटिवेशन के लिए कोई सद्वाक्य कहना चाहता है तो प्रत्येक क्लास में जाकर कहना या बताना या मोटिवेट करना, यहाँ पर क्या होगा, कोई भी टीचर पूरे एक साथ खड़े बच्चों को वो सारी बातें बता देगा जो बच्चों के लिए लाभकारी हैं। तो इसलिए प्रातःकालीन प्रार्थना सभा का जो उद्देश्य होता है वो उस दिन को शुरू करने या तैयार करने से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 2 है, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि क्रिटिकल पेडागोजी सर्टी बिलीव दैट, यानी जो विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र है, क्रिटिकल पेडागोजी है, इसका क्या विश्वास है, ये किस पर बिलीव करता है। पहला, एक शिक्षक को हमेशा कक्षा कक्ष के अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए। दूसरा है, शिक्षक के अनुभव और प्रत्यक्ष क्षण महत्वपूर्ण होते हैं। तीसरा, बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं यह अप्रासंगिक है। और चौथा, विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्कना नहीं करनी चाहिए। तो बड़ा बढ़िया सवाल है। तो पैडागोजी चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच पर बिलीव करती है और यहाँ पर बात की गई क्रिटिकल पैडागोजी। तो क्रिटिकल पैडागोजी में चाइल्ड को और ज्यादा सेंट्रलाइज किया जाएगा और ज्यादा फोकस किया जाएगा। तो यहाँ जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका सही ऑप्शन होगा विद्यार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। सीखने सिखाने की प्रक्रिया में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जो सीखने वाला है वो इस बात, उसकी रुचि, उसके अनुभव, उस मतलब उसके पोटेंशियल, उसकी व्यक्तिगत विभिन्नता आदि चीजों का ध्यान रखा जाना चाहिए। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण बात है कि क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा ऑप्शन, पहला ऑप्शन सही है, सॉरी दूसरा बी ऑप्शन सही है, विद्यार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का बी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 3 है, विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित है। हमने पहले वीडियो बनाया है कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवैल्यूएशन और स्कूल बेस्ड असेसमेंट। क्वेश्चन पूछा गया है विद्यालय आधारित आकलन यानी स्कूल बेस्ड असेसमेंट मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है। तो पहला है आकलन बहुत मितव्ययी होना चाहिए। बी पॉइंट है, बी ऑप्शन है, विद्यालय बाह्य परीक्षा निकायों की अपेक्षा ज्यादा सक्षम है। सी पॉइंट है, सी ऑप्शन है, किसी भी कीमत पर विद्यार्थियों को अच्छे ग्रेड मिलने चाहिए। और डी ऑप्शन है,
बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक विद्यार्थियों की क्षमता को बेहतर जानते हैं। स्कूल आधारित आकलन या स्कूल बेस्ड या विद्यालय आधारित आकलन का मतलब ही यही होता है कि जाने पहचाने वातावरण में बच्चे का आकलन अच्छे तरीके से किया जाता है, या अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन एक नोन इन्वायरमेंट में बच्चे क्या करते हैं, अच्छी तरीके से डिस्प्ले कर पाते हैं। तो यहाँ जो सही ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 3 का सही ऑप्शन होगा, बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सही ऑप्शन डी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि बाहर से कोई एग्जामिनर आया है तो बच्चे के ऊपर परीक्षा का प्रेशर होता है, हड़बड़ा गया, अब वहां पर 5 या 10 मिनट का वाइबा या 1 या 2 घंटे का पेपर, वहां उसका जो परफॉर्मेंस होता है, यानी उसकी जो चीजें वहां बता पाता है नहीं बता पाता, उससे पूरे साल उसने क्या सीखा इस पर जनरलाइज कर देना अच्छा नहीं है। इसलिए यहाँ पर स्कूल बेस्ड असेसमेंट में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि बच्चे एक जान पहचान वाले वातावरण में गतिविधि करें और उनका अच्छे से आकलन किया जाए। क्वेश्चन नंबर 3 का डी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 4 है, शिक्षार्थी व्यक्तिगत विभिन्नताएं प्रदर्शित करते हैं अतः शिक्षार्थी व्यक्तिगत विभिन्नताएं, आपने पढ़ा है, हमने वीडियो भी बना रखा है, आप पीछे जाकर देख सकते हैं वीडियोस में, कि प्रत्येक बच्चे, चाहे वो कोई भी बच्चा हो, एक ही माता पिता की 2 जुड़वा संतानें क्यों ना हो, लेकिन उनके अंदर कुछ ना कुछ विभिन्नता, कुछ ना कुछ अंतर जरूर पाया जाता है, और यही अंतर इंडिविजुअल डिफरेंसेस को डिफाइन करता है। तो ध्यान रहे, कोई 2 बच्चे एक जैसे नहीं होते, उनके अंदर कुछ ना कुछ अंतर होता है, ये वाटसन भी कहते हैं, और बिने, पियर्सन, टर्मन और कैटन जैसे मनोवैज्ञानिकों ने 20वीं शताब्दी में इसे सिद्ध किया था। तो क्वेश्चन नंबर 3 है क्वेश्चन नंबर 4 जो है, विद्यार्थी व्यक्तिगत विभिन्नताएं प्रदर्शित करते हैं अतः शिक्षक को, ऑप्शन नंबर ए है, अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए। अब जब 2 बच्चे एक जैसे नहीं है तो एक जैसी सीखने की प्रक्रिया पर बल दिया जाएगा तो वो अच्छी प्रक्रिया नहीं होगी। परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए, परीक्षा से ऑलरेडी बच्चा डरता है और संख्या बढ़ा दोगे तो और दिक्कत हो जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन है, कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए। अब कठोर अनुशासन क्या करेगा, बच्चे को मशीनी बना देगा, और वो क्या होगा, सेल्फ या स्वतः या कहते हैं कि खुद से आत्म अनुशासन की भावना का विकास नहीं हो पाएगा। चौथा ऑप्शन यानी डी ऑप्शन है, सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। 4 नंबर ऑप्शन का सही ऑप्शन डी होगा कि सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। जब सीखने के डाइवर्स मेथड लाए जाएंगे तो कोई ना कोई मेथड किसी पर्टिकुलर बच्चे को अच्छा लगेगा, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का डी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 5 है, वाइगोस्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। अब वाइगोस्की ने सामाजिक, सांस्कृतिक, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया था, सोशियो कल्चर कॉग्निटिव डेवलपमेंट प्रिंसिपल दिया था। वाइगोस्की कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट है जिन्होंने सोशल इंटरेक्शन यानी सामाजिक अंतःक्रिया के आधार पर सीखने की प्रक्रियाओं की व्याख्या की है, या मानसिक विकास या बौद्धिक विकास की प्रक्रिया की व्याख्या की है। इन्होंने बताया कि बालक के विकास के लिए या बालक के बौद्धिक विकास के लिए जरूरी है 3 फैक्टर या कारक होने चाहिए। पहला कारक सोसाइटी यानी समाज बताया है, दूसरे कारक को इन्होंने बताया है, दूसरा कारक जो है वो कहलाता है भाषा, और तीसरा कारक है इन्होंने बताया जिसको खेल, और खेल के मामले में आउटडोर गेम यानी मैदान के खेलों को महत्व दिया है। क्वेश्चन पूछा गया है कि वाइगोस्की बच्चे के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की भूमिका पर महत्वपूर्ण बल देते हैं। पहला है नैतिकता के बारे में कोहल वर्ग बताते हैं। बी ऑप्शन है अनुवांशिकता की बात वाटसन करते हैं। सी है सामाजिक, और डी है शारीरिक। तो वाइगोस्की के अनुसार मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा सामाजिक यानी सोसाइटी, सोशल, समाज। तो सी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 का राइट ऑप्शन सी होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर भी है सोसाइटी, क्यों, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच पर लर्निंग के अवसर देती है बच्चे को। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों की
विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण यानी मल्टी डाइवर्स कार्यों का उपयोग करती है वह डैश डैश से प्रभावित है। क्वेश्चन नंबर 6 बड़ा इंटरेस्टिंग है कि कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों की विविध अधिगम शैलियों यानी लर्निंग स्टाइल को संतुष्ट करने के लिए विविधतापूर्ण कार्यों का उपयोग करती है वह डैश डैश से प्रभावित है। पहला ऑप्शन है गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत, दूसरा है कोहल वर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत, सी है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत और डी है वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। तो यहाँ सीधा सा सवाल क्वेश्चन नंबर 6 का सही ऑप्शन होगा ए यानी गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। क्यों होगा? हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत देते हुए कहा था कि प्रत्येक बच्चे में बुद्धि के जो विभिन्न खंड हैं वो पाए जाते हैं। एकाधिक बुद्धि का सिद्धांत या बहुबुद्धि का सिद्धांत जो दिया था उसमें बताया था कि बुद्धि 8 खंडों से मिलकर बनी है और ये खंड प्रत्येक बच्चे में पाए जाते हैं। कोई एक खंड की अधिकता के कारण वो व्यक्ति उस फील्ड में स्पेशलाइज्ड होता है। इन्होंने 8 खंडों की चर्चा करते हुए पहला खंड बताया लैंग्विस्टिक यानी भाषाई बुद्धि, दूसरा तार्किक गणितीय बुद्धि यानी लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, फिर इन्होंने म्यूजिकल इंटेलिजेंस यानी संगीतात्मक बुद्धि, और फिर इन्होंने बताया कि काइनेटिक इंटेलिजेंस गतिक बुद्धि, और फिर बताया इन्होंने इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, फिर बताया इन्होंने प्राकृतिक बुद्धि, और फिर स्थानिक या दैसिक बुद्धि स्पेशल इंटेलिजेंस की बात करते हैं। तो 8 प्रकार की बुद्धियों की चर्चा बहुबुद्धि सिद्धांत। तो जो बुद्धि जिस बच्चे के अंदर ज्यादा होगी उस क्षेत्र में वो स्पेशलाइज्ड होगा। तो वो जो टीचर है वो शिक्षिका है वो शिक्षार्थियों को विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट, तो कोई मैथ में रुचि रखता होगा, कोई संगीत में रुचि, कोई भाषा में रुचि, कोई अपने गतिक बुद्धि की तरफ होगा। तो अलग अलग मेथड लर्निंग स्टाइल जब वो देगी तो जिस फील्ड में जो स्पेशलाइज्ड होगा उस फील्ड को क्या कर लेगा, अचीव करेगा और धीरे धीरे उधर सेटिस्फेक्शन फील करेगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 था उसका सही ऑप्शन आपका ए है। कोहल वर्ग ने नैतिकता का सिद्धांत दिया था, आप जानते हैं। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास दिया था। तो यहाँ कोई फिट नहीं बैठता। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर सवाल, एक शिक्षिका अपने आप से कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती है। कोई भी टीचर है जो कहती है हम कभी प्रश्नों के उत्तर नहीं देंगे, वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं, सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उपागम डैश डैश के सिद्धांत पर आधारित है। तो ध्यान रहे पहला ऑप्शन है अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना और भूमिका प्रतिरूप बनाना, बी ऑप्शन है अनुदेशात्मक सामग्री के उचित संगठन, सी ऑप्शन है सक्रिय भागीदारिता और डी ऑप्शन है सीखने की तत्परता। तो यहाँ अपने से वो नहीं दे रही है उत्तर, वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो वो क्या करती, सक्रिय भागीदारिता यानी एक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए बच्चों को क्या कह रही है, मोटिवेट कर रही है या तैयार कर रही है। क्वेश्चन नंबर 7 का सही ऑप्शन सी नंबर यानी सक्रिय सहभागिता राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर हम 8 नंबर सवाल पर डिस्कस करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है? पहला है शिक्षण अधिगम संसाधनों की उपलब्धता, दूसरा है बैठने की उचित व्यवस्था, तीसरा है विषय वस्तु में प्रवीणता और चौथा है विषय वस्तु या अधिगम अनुभवों की प्रकृति। तो यहां पर जो ऑप्शन सही होगा 8 नंबर सवाल का ऑप्शन जो सही होगा वो आपका राइट होगा। 8 नंबर ऑप्शन देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल है। 8 नंबर विषय वस्तु में प्रवीणता, विषय वस्तु या अधिगम अनुभवों की प्रकृति। ये क्वेश्चन नंबर 8 का सही ऑप्शन डी होगा। बहुत कंफ्यूज करने वाला ऑप्शन है। विषय में प्रवीणता है लेकिन हम अपनी प्रवीणता के कारण हम अपने परफेक्शन के कारण चीजें डिलीवर तो कर रहे हैं, लेकिन जिस लेवल पर बच्चों का अधिगम होना चाहिए, लर्निंग आउटकम से टीचर के बारे में या टीचर की टीचिंग की इफेक्टिवनेस को जांचा जाता है। तो लर्निंग आउटकम अनुभवों की प्रकृति वो अब पता लगा, हमें बहुत अच्छा नॉलेज है, हम पता लगा
अच्छे साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, लेकिन वो बच्चे टर्मिनोलॉजी जो हम साइंटिफिक यूज करते हैं सिखाने के लिए, उससे उनके ऊपर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है, तो हमारा पढ़ाने का कोई मतलब नहीं हुआ। तो यहाँ जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है, तो डी ऑप्शन राइट होगा। विषय वस्तु या अधिगम अनुभवों की प्रकृति राइट ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। 9 नंबर सवाल है, राज्य स्तर की एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है या दर्शाता है। तो ऑप्शन है प्रयोजनात्मक उपागम, दूसरा है वैश्विक प्रवृत्ति, तीसरा है लैंगिक पूर्वाग्रह और चौथा है प्रगतिशील चिंतन। जबरदस्त सवाल है, लैंगिक पूर्वाग्रह जेंडर इश्यूज से क्वेश्चन आया है कि जेंडर में जेंडर के बिहाफ पर वर्क का डिस्क्रिमिनेशन जेंडर बायस कहलाता है, यानी लैंगिक पूर्वाग्रह कहलाता है। लिंग के आधार पर काम का बंटवारा, कि लड़कियां घर के काम करेंगी और लड़के बाहर का काम करेंगे, या लड़कियां होम साइंस पढ़ेंगी, लड़के मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। स्कूल समाज का लघु रूप होते हैं। यहाँ अवसरों की समानता होना चाहिए, अवसर सबको मिलना चाहिए। लड़की है तो वो गणित नहीं पढ़ेगी, लड़का है तो उसको जबरदस्ती गणित पढ़वाया जाएगा, ये बात नहीं। यहाँ कुछ क्वेश्चन ऐसा ही है। क्वेश्चन पूछा गया, राज्य स्तर की एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता। अब लड़कियों की आवाज सुरीली होती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि प्रत्येक लड़की लता मंगेशकर की तरह गाना गाती है, लड़का भी गाना गा सकता है। अच्छा, इसलिए अवसर सबको मिलना चाहिए, जेंडर के बिहाफ पर वर्क का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही ऑप्शन सी होगा, लैंगिक पूर्वाग्रह। लास्ट सवाल है 10 नंबर क्वेश्चन, टॉप 10 में आखिरी सवाल, लास्ट सवाल की तरफ हम बढ़ रहे हैं। 10 नंबर सवाल है, बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति है। पहला ऑप्शन है विस्तृत व्याख्या करना, दूसरा है बीज की वृद्धि के चित्र दिखाना, सी ऑप्शन है श्यामपट्ट पर चित्र बनाना और वर्णन करना, डी ऑप्शन है विद्यार्थियों द्वारा पौधों के बीज बोना और उनके अंकुरण के चरणों का निरीक्षण करना। देखिए, सीखने सिखाने की प्रक्रियाओं में जितने ज्यादा सेंसरी ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं, लर्निंग क्या हो जाती, उतनी ज्यादा अधिकतम और स्थायी होती है। तो अगर कोई हमें कुछ सिखा रहा है, सपोज दैट हमें कि पासे के बारे में कोई बता रहा है, तो डायग्राम बनाकर बता रहा है, ब्लैक बोर्ड पर चित्र बना के बता रहा है, तो हो सकता है हमें उतना अच्छा सीखना ना हो, क्योंकि वो 2D है। अगर वही पासा हमें हाथ में दे दिया जाए तो हमारी ज्यादा इंद्रियां स्पर्श करेंगी, चीजों को देखेंगी, तो हम ज्यादा स्थायी तरीके से। तो यहाँ भी क्वेश्चन है, बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति, तो डी ऑप्शन राइट होगा, विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना और उनके अंकुरण के चरणों का निरीक्षण करना। तो डी ऑप्शन 10 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट होगा। तो बच्चों, हमने 10 सवाल डिस्कस किए हैं, जिनके चारों ऑप्शन, टेक्निकल टर्मिनोलॉजी और उसके डिस्क्रिप्शन के बारे में डिस्क्राइब किया है। फिर भी आपको अगर कंफ्यूजन बना है तो कमेंट वाला सेक्शन आपका है, वहां लिखकर हमको पूछोगे कि आपको कहां प्रॉब्लम है, हम उस पर फिर से डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, जो लोग नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि बिना देरी के हमारे सभी वीडियो उन तक पहुंचते चले जाएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, थैंक यू सो मच।